हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद मी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संशोधन में उपसर्ग है तो उपसर्ग जो है वो शब्दांश होता है यानी शब्द का अंश होता है और किसी शब्द के पहले रख के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो संशोधन यानी श्रमधन शोधन, श्रमधन शोधन। तो श्रम जो है आपका ये उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे देखिए जो पर है ये कारक चिन्ह है। करण का कारक चिन्ह होता है से के द्वारा, करण का कारक चिन्ह होता है से के द्वारा। संबंध का कारक चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में, पर। अपादान का कारक चिन्ह होता है से। आप कहेंगे अधिकरण का भी से है और अपादान का भी से है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ करण कारक है कहाँ अपादान कारक है। तो अपादान कारक में जो से आता है वो अलग होने के अर्थ में आता है। जैसे पत्ते, पेड़ से पत्ते गिरे, तो पत्ते जो है वो पेड़ से गिर रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं। अकरण कारक में जैसे रोगग्रस्त, रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त, तो करण कारक होगा। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तो अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तोता डाली पर बैठा है, इसमें अधिकरण कारक है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो आप इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे धुआं उड़ रहा है, तो उड़ रहा है जो आपका पुल्लिंग शब्द हो गया। संध्या हो रही है, तो संध्या क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। भत्ता देना जरूरी है, तो भत्ता क्या है जरूरी है। और धावा बोल दिया, किसी ने क्या किया धावा बोल दिया, तो ये क्या हो गया पुल्लिंग शब्द। संध्या हो रही है, तो संध्या आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। तो चिड़िया शब्द का प्रयोग जो है वो बहुवचन में, आपको चिड़िया लिख के इसके ऊपर जो है चंद्रबिंदी लगा देना है, तो यही आपका बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह आपका डिबिया का भी बहुवचन बनता है। डिबिया में जो है चंद्रबिंदी लगा दीजिए, तो डिबिया का बहुवचन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद है। आपको अनंत का संधि विच्छेद बताना है। अनंत का संधि विच्छेद हो जाएगा अन धन अंत। यहाँ पे आपका व्यंजन संधि होगा। कौन सी संधि होगी, तो व्यंजन संधि होगी, क्योंकि व्यंजन के बाद जब कोई व्यंजन या स्वर वर्ण आता है तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद है। आपको दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, तो दो धन प्रकृति हो जाएगा। यहाँ पे आपका विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय यानी गाय कैसी है, नीले रंग की है। गाय की विशेषता बताई जा रही है। जहाँ पे विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाए, वहां पे कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह लुप्त होता है, यानी योजक चिन्ह रहता है, जैसे माता पिता। और ये दोनों शब्द जो होता है वो एक दूसरे के विलोम होते हैं। अगर विलोम है तभी द्वंद्व समास होगा। जैसे दिन और दिन, यहाँ पे भी देखिए योजक चिन्ह पाया जा रहा है, लेकिन इसमें जो है आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। यहाँ पे आपका अव्ययीभाव समास होगा। द्वंद्व समास की मेन पहचान है कि ये दोनों शब्द जो है एक दूसरे के विलोम होंगे, तभी द्वंद्व समास होगा। तत्पुरुष समास में प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और द्वितीय, इसमें जो है तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास की पहचान है कि प्रथम पद जो है वो उपसर्ग होगा।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज यानी तीन भुजा। तीन आपका क्या है? प्रथम पद संख्यावाची। तो द्विगु समास का प्रथम पद जो है वह संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह पाया जाता है और दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो है वो उपसर्ग होता है, जैसे यथाक्रम, यथा जीवन, सॉरी यथा क्रम, आजीवन, यथाविधि। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? आपको बताना है किस में उपसर्ग है। तो देखिए पराजय, पराधन जय, यहाँ पराजय परा से कई शब्द बन जाएंगे, जैसे पराक्रम, पराजित। तो परा आपका जो है वो उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। जब भी आपको शुद्ध शब्द छाटना हो तो आप उसको लिख लीजिए। उज्ज्वल में जो है यहाँ पे आधा ज रहेगा, यानी ऐसे राइट होगा उज्ज्वल। का इत्री जो है ये काफी पूछा जाता है, आपके शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है और लिंग में भी पूछा जाता है कि इसमें जैसे कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवित्री होता है, कवित्री। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में काफी पूछा जाता है। आशीर्वाद जो है ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। तो मेरे प्राण निकल गए ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत, पवन। मारुत और पवन हवा का पर्यायवाची है। हमें पता है कि ये दोनों में से एक जो है वो आग का पर्यायवाची है और एक हवा का, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कौन सी आग की पर्यायवाची और कौन हवा का। तो देखिए जो अनल है इसमें छोटी की मात्रा नहीं है ना, तो ये आग की पर्यायवाची है। कैसे याद रखेंगे? इसकी जो छोटी की मात्रा है अनल में, वो आग ने क्या कर दिया है? जला दिया है। तो अनल क्या हो जाएगा? आपका अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा। अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। अरविंद, शतदल और सरसिज ये तीनों जो है वो कमल का पर्यायवाची है। अमित जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है, तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम होता है अभिज्ञ और अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। ये भी इस एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। समिष्ट का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विशिष्ट। विशिष्ट यानी विशेष, तो इसका विलोम जो है वो साधारण हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। विष्ट, विष्ट का विलोम होता है आपका समिष्ट। अशिष्ट का विलोम हो जाएगा शिष्ट। अपुष्ट का विलोम हो जाएगा पुष्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है, आपको बताना है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं और जिसके समान कोई ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है, तो जिसमें जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जलचर जो जल में निवास करता है। अजय यानी जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे जितेंद्री कहते हैं। और इंद्रजीत जो देव इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट।
घड़ी में तोड़ना, घड़ी में माशा का अर्थ है यानी जो बहुत जल्दी खुश हो जाए, बहुत जल्दी ही नाराज हो जाए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा का अर्थ है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चैन की बंसी बजाना का अर्थ है, चैन की बंसी बजाना यानी फुर्सत में मौज करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मौज करना, एंजॉय करना। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा में सर्वाधिक जो है वो काव्य रचना की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, काव्य भाषा। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में श्याम सुंदर दास ने लिखी है। इनकी आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। छत्र वर्ण किसके योग से बना है? 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, छत्र, त्रा और ज्ञा और श्रा। ये 4 जो है ये संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, का और श के योग से बने हैं। त्रा जो है आपका वो ता और रा के योग से बना है। ज्ञा जो है आपको वो जा और इया के योग से बना है। श्रा जो है वो सा और रा के योग से बना। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ से का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। ओष्ठ से पा वर्ग का उच्चारण होता है, पा फा बा भा मा। मूर्धा से जो है वो टा वर्ग का यानी टा ठा ड ढ अड़ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तालु से चा वर्ग यानी चा छा जा झा इया जो है वो तालु से उच्चारित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ता वर्ग दंत से उच्चारित होते हैं, ता था दा धा ना ये दंत से उच्चारित होते हैं। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो जुगुप्सा का स्थायी भाव जो है वो विभत्स रस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। प्रश्न में प्रयोग रस के लिए सही विकल्प चुनिए। आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस प्रयोग हुआ है। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता मैया को रावण जी हरण करके ले जा रहे थे, राम जी उनकी खोज कर रहे थे, तब दुखी होकर पशु पक्षियों से पूछ रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पे आपका वियोग श्रृंगार होगा। श्रृंगार की वर्तनी काफी पूछी जाती है कि श्रृंगार जो है वो कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी क्या है। तो श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी आपकी ये है। पथ भ्रष्ट समास चिन्हित कीजिए। पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पे से कारक चिन्ह आ रहा है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में योजक चिन्ह रहता है। दोनों पद जो है एक दूसरे के विलोम होते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है वो उपसर्ग होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कमायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कमायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। इनकी अन्य रचनाएं आशु, लहर, प्रेम पथिक आदि हैं। दिवस शौशान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी से। यहाँ देखिए संध्या यानी शाम को जो है वह सुंदर परी कह दिया जा रहा है, तो यानी मानवीकरण किया जा रहा है। जहाँ पे प्राकृतिक तत्व या निर्जीव तत्व को मानव जैसे व्यक्त किया जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मानवीकरण। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार है। यहाँ पे देखिए ज्यों वाचक चिन्ह है, जहाँ पे ज्यों जनु मानु मनु जनुहु मनुहु ज्यों
ये सब वाचक चिन्ह आएंगे, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमा अलंकार में अगर सा, सी, से, समान ये सब आपको दिख जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना, यानी एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान का अभेद रहित आरोप हो, वहां पे रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जहाँ पे दो या दो से अधिक सरल वाक्य जो है वो मिलकर एक वाक्य बने। इसके बीच में जो है और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु ये चिन्ह लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, वह पंडित है किंतु हठी है, तो किंतु से ये दोनों साधारण वाक्य जुड़े हैं, तो यहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश दिया है, इसको पढ़ के क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर देना है। आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यह समस्या भारत को भी घुन की तरह खाए जा रही है। बेकारी यानी बेरोजगारी, तो बेरोजगारी जो है वो विश्व भर में फैली है और यह समस्या जो है वो भारत में भी है। बेरोजगारी काफी बढ़ रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है, यानी बेरोजगारी का वास्तविक अर्थ है कि आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना। आजीविका यानी अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए जो धन कमाते हैं उससे कमाने में या तो लोग असमर्थ होते या फिर उन्हें असमर्थ बना दिया जाता है। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है। इसका कारण जो है वो शिक्षा प्रणाली है जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ अंग्रेजी पे बल दे रही है। यह केवल पुस्तकी ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का सर्वथा अभाव है। आज की पुस्तकें जो है वो सिर्फ किताब, आज के जो जितने भी विद्यालय हैं वो स्टूडेंट को क्या है कि सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं। उनको व्यवहारिक जीवन में जो है वो कौन सा ज्ञान काम में आएगा वो वाला ज्ञान नहीं दे रहे हैं जो व्यवहारिक जीवन में उनके काम आएगा। सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जा रहा है आजकल के विद्यालयों में। आज देश भर में दो तरह की बेकारी है। बेकारी यानी बेरोजगारी है। शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी, यानी जो शिक्षित वर्ग है वो भी जो है बेरोजगार है और जो नहीं पढ़े हैं वो भी बेरोजगार है। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही विश्वास रखता है, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि उनको ऐसा काम मिले जिसमें सिर्फ लिखा पढ़ी वाला काम हो। वो मेहनत वाला काम नहीं करना चाहते हैं, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो काम की तलाश में गांव से शहर आते हैं और जब काम नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार बैठे रहते हैं। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए, यानी जो शिक्षित लोग हैं उनकी शिक्षा प्रणाली बदली जाए और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए। और जो अशिक्षित लोग हैं यानी जो पढ़े लिखे नहीं है वो गांव में रह के खेती बाड़ी का काम करे, शहर में न जाए, और अशिक्षित वर्ग गांव में रहकर खेती बाड़ी का काम देखें। कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाया जा रही है? ऑप्शन ए शिक्षा की समस्या, ऑप्शन बी गरीबी की समस्या, ऑप्शन सी बेकारी की समस्या, ऑप्शन डी महंगाई की समस्या। ऑप्शन सी बेकारी की समस्या गद्यांश के अनुसार भारत को घुन की तरह खाया जा रही है। आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? तो आज की शिक्षा प्रणाली में जो है वो व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है, तो बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण शिक्षा प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। गद्यांश में दिया हुआ है कि बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण जो है वो शिक्षा है। यहाँ ये देखिए,
इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यानी समस्या का जो कारण है वो शिक्षा प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बेकारी यानी बेरोजगारी की जो समस्या है उसका मेन कारण शिक्षा प्रणाली है। कौन सा वर्ग काम तलाश में गांव से शहर आता है? जो अशिक्षित होते हैं यानी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो काम की तलाश में गांव से शहर आते हैं। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। तो मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय है? इसको दो भागों में बांटेंगे तो बनेगा मच्छरदानी। दानी जो है वो प्रत्यय है, मच्छर शब्द है। तो इसी तरह जैसे सिंगार दानी, तो दानी प्रत्यय से मिलके बना है मच्छरदानी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। यहाँ सत्य ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट। और इसमें जो है वो दीर्घ स्वर संधि है। आ और आ के मिलने से देर के हुआ है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है ये संस्कृत का शब्द है, और जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत के शब्द रूप परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। देशज शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। और संकर दो या दो से अधिक भाषाओं के मिलने से जो शब्द बनता है, यानी दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तिलक, माता पिता, सूर्य, ये सब तत्सम शब्द हैं। फूल का तत्सम है तो सुमन, कुहुप और ये प्रसून, ये फूल के जो है पर्यायवाची है। पुष्प आपका फूल का तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं में बड़ा काम है। क्या फील होगा आपको ये बताना है। प्रयोजन, आरक्षण, आयोजन, संगठन। तो कवि सम्मेलन का प्रयोजन नहीं किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आयोजन फील होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? यहाँ कोई आ रहा है यानी कोई आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है हमें नहीं पता, यानी ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की गुण, विशेषता, रंग, रूप बताई जाती है वो विशेषण शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। प्राचीन, आधुनिक, ये सब जो है गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्म के लिए सुरक्षा के तरीकों के मामले में महिला आयोग निपुण किया जाता है। आपका ये पहला सेंटेंस जो है ये रहेगा, दूसरा सेंटेंस ये रहेगा। ये चारों को आपको ऐसा सेट करना है कि इसका जो है सार्थक अर्थ निकले, जिसको हम एक एक ऑप्शन से करेंगे। देखिए पहला है कि ला वाला, यानी कुल मिलाकर आत्मरक्षा छात्राओं को, देखिए आत्मरक्षा छात्राओं को आत्म के लिए सुरक्षा के तरीके में, फिर यह सुरक्षा के तरीकों में की रपट तथा पुलिस अधिकारी, देखिए सही नहीं बैठ रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब हम सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे। सेकेंड है कि रा, पहले रा फिर ला, तो कुल मिला के आत्मरक्षा बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्म के लिए सुरक्षा के
तरीकों में के मामले में, देखिए यहाँ पे में के मामले में नहीं सही बैठ रहा, तो ऑप्शन सेकंड भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। थर्ड वाला देखते हैं, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्म के लिए सुरक्षा के तरीके में निपुण किया जाता है। ये जो है आपका सही है, इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है, यानी ये सेंटेंस बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। सामाजिक जीवन में पहला ऑप्शन देख लेते हैं, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। ऑप्शन ए आपका जो है वो सही है, तो ऑप्शन ए इज राइट। वर्णमाला में कितने स्वर है? वर्णमाला में टोटल जो होते हैं वो 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर वर्ण जो होते हैं वो 11 होते हैं, व्यंजन वर्ण जो है वो 33 होते हैं। तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसमें 4 जो है ऊष्म वर्ण होते हैं, 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं, 2 विसर्ग दो जो होते हैं वो आपका होता है अयोग व वर्ण होते हैं। विसर्ग और अनुसार को जो है अयोग व वर्ण कहते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। प्रश्नवाचक वाक्य में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी प्रश्न किया जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य है। विस्मयवाचक वाक्य यानी जहाँ आश्चर्य, क्रोध, घृणा ये सब भाव प्रकट किए जाए, वहाँ विस्मयवाचक वाक्य होता है, जैसे छी छी तुम कितने गंदे हो। इच्छावाचक वाक्य जहाँ इच्छा व्यक्त की जाए वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है, जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निषेधवाचक वाक्य में जिसमें कोई काम करने से रोका जाए, जैसे तुम रो मत, ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। तो पर मारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कर है उर्वशी समान। यहाँ पे देखिए उर्वशी जो है वो 3 बार आया है। कितनी बार आया? 3 बार। तीनों बार इसका अर्थ जो है अलग अलग है। उर्वशी यानी उर्वशी, अप्सरा उर्वशी। उर्वशी यानी हृदय में बशी, और यहाँ पे उर्वशी का अर्थ है मोती की माला। तो तीनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे चारुचंद की चंचल किरण। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना, यानी एक शब्द आए और उसके कई सारे अर्थ हो तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जी सुमृत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राश शुभ गुण सदन। इसमें कौन सा छंद है आपको बताना है। तो देखिए दोहर छंद में जो है 13 और 11 पे यति होती है, 24 मात्रा का छंद होता है। प्रथम और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। चौथा जो है ये दोहा का उल्टा होता है, यानी इसमें प्रथम और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो ये जो है आपको ये शॉर्टर छंद है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्न में कौन मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला ये सभी जो है वो मात्रिक छंद है। इनमें जो है मात्राओं की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। आपको उसे चुनना है जो गलत है। ओके,
भाषा परिवर्तनशील है, तो ये सही है, भाषा जो है वो परिवर्तित होती रहती है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, तो नहीं, भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं होती है, सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, ये भी सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, तो भाषा जो है अनुकरण द्वारा ही सीखी जाती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग है, तो यही आपसे पूछा गया था कि कौन सी गलत है, तो ऑप्शन बी इज राइट। तो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है, आपको बताना है। तो बिहारी जो है ये रीतिकालीन कवि है। सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास, ये तीनों जो है भक्तिकालीन कवि है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बिहारी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।